हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से एक वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और मैं चाह के भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, छोड़िए जो भी बातें हैं, और आज से जो है हम कंटिन्यू रहेंगे। और आज मैं चालू करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक जो क्लास 10 के लिए है, वो है आज साइंस का वीडियो। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, आप लोगों का जो एग्जाम है हाई स्कूल का, वो 24 अप्रैल से होने वाला है, 24 अप्रैल 2021 में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जो है बहुत कम वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाए, इसलिए मैं ये सारे वीडियो का एक सेशन में लेके आ रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छा से लाइक करिएगा और सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, पहला आपका जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए यहाँ पे रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है आपका ये पहला टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है चैप्टर का नाम है, बात समझ में आई। पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। ठीक है ना, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करना है। ठीक है ना, जो भी रासायनिक समीकरण है उनको हम संतुलन कैसे करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम चलने जाते हैं। चूंकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। यहाँ पे परिचय क्या आया कि रासायनिक अभिक्रियाओं का ये परिचय क्या होना चाहिए। एक बात आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपने कभी लोहे को जंग लगने देखा है। ठीक है, क्योंकि जब लोहा आप खरीद के लाते हैं या फिर लोहा जब अपने प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा रहता है, चमकीली रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसको जब हम क्या करते हैं, वायु की स्थिति में रख देते हैं, वायु में हम रख देते हैं, तो क्या होता है कि आर्द्रता वगैरह से वो क्या होता है, उस पर एक लाल परत चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं जंग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जंग लगना। दूसरी चीज अब क्या है कि जैसे कि भोजन पकता है, आपका भोजन पकता है तो क्या होता है, पहले भोजन की जो भी आपका भोजन रहता है कच्चा रहता है, फिर उसको हम पकाने के बाद उसमें उष्मा देते हैं। उसमें उष्मा देने के बाद क्या होता है, उस भोजन को जब हम पका देते हैं तो प्रारंभिक अवस्था की तुलना में क्या होता है, उसमें कुछ बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वाला, वो ये होती है, कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था से कुछ न कुछ क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। उस प्रकार को कहते हैं कि उसमें क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अंगूर का किण्वन। ठीक है, अंगूर को किण्वन करके, और बहुत सारे आपने देखा होंगे कि गांव देहात में क्या होता है कि गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस को क्या करते हैं हम लोग, कई दिनों तक उसको जो है धूप में वगैरह रख करके क्या करते हैं, उसको सिरके में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, तो वहां भी हम कहेंगे कि वहां भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, कि देखिए क्या है कि जब कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था से जब क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, अपने प्रारंभिक अवस्था की तुलना में जब बाद वाली अवस्था में क्या होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है उसमें, तो हम कहते हैं उसमें क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आइए हम चलते देखते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है ना, चूंकि देखिए क्या है ना, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, लेकिन समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझ लिया, समीकरण क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे कहा ना कि जो सिरका है वगैरह है, कुछ भी है, वो कैसे बनता है, गन्ने के जूस से क्या हुआ कि सिरका बन गया। ठीक है ना, या फिर आप यूं कहिए कि क्या है कि मैग्नीशियम, देखिए कोई भी चीज, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है ना, उसे आप एक सूत्र के हिसाब से, आप एक समीकरण के हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो कहते हैं कि वो रासायनिक समीकरण है। बस उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कर लिए, एक सूत्र के हिसाब से लिख लिया हमने। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां लिखा कि मैग्नीशियम को, ठीक है ना, मैग्नीशियम है आपका ना, देखिए यहां पे मैग्नीशियम है आपका। अगर मैग्नीशियम में क्या होता है भला, कि अगर देखिए मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम जलाते हैं ना तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। लेकिन
मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। तो मैं आपको एक बात जानना चाहूंगा, लेकिन मैं इसे मैग्नीशियम ना लिख करके अगर मैं इसके सूत्र के फॉर्म में लिख दूं तो क्या कुछ हो जाएगा क्या? अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैंने जलाया, ठीक है ना, तो निकला क्या, निकला आपका MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन इधर, हम क्या कर लेंगे, यहां भी 2 कर लेंगे, 2 ऑक्सीजन होगा तो क्या 2 मैग्नीशियम भी होगा, 2 मैग्नीशियम भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो मैं आपको संतुलन करने सिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन क्या था, मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन में मैंने जब जलाया तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका MgO यानी कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में हमने क्या किया, जब यहाँ पे जलाया तो क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया, तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले जो मैग्नीशियम था वो परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और हमने क्या किया है, मैग्नीशियम को Mg से दिखाया है और ऑक्सीजन को O से दिखाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO से दिखा दिया है। तब हमने कहा कि बालक ये क्या है, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि क्या हो गया, आपका रासायनिक समीकरण हो गया। बात समझ में आई, ये हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। आइए जरा एक और समीकरण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए Zn है आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है ना। जिंक के साथ, अगर जिंक को क्या करेंगे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक को, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम क्या करेंगे, डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के हम थोड़ा सा इसको घुलते हैं तो क्या होता है, निकलता क्या है, जो आपका रिएक्टेंट निकलता है वो क्या निकलता है आपका, ये निकलेगा ZnSO4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया ये हो रही है कि जो जिंक था सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम उसका क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, लास्ट का जो हमें उत्पाद मिलता है उसको कहते हैं क्या, तो जिंक सल्फेट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, ये इधर देखिए तीर के इधर वाले सारे पदार्थ को कहते हैं क्या, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। और इधर कहते हैं बालक सारा क्या होता है, ये उत्पाद होता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपने जान लिया यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल से बस इसको समझ जाइए, आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे संतुलन कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला जो आपका टॉपिक है वो है संतुलन। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप करिएगा और ये सारे चीज आप उसमें वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बस आपका एग्जाम अच्छे से निकलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि संतुलन कैसे करते हैं, ठीक है ना, किसी चीज का संतुलन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी लिखा था Mg+O2, लिखा ना, लिखा कि नहीं लिखा, मतलब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर जी ऑक्सीजन का तो O होता है, ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीजन O होता है, तो हमने O2 क्यों लिखा। तो बच्चे क्या होता है ना, हम O2 लिखते क्यों हैं, क्योंकि O के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताइए, क्योंकि O के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। ये आपने 9 में पढ़ा होगा या फिर मैं साथ साथ बताते चलता हूं, ठीक है ना। 6 कैसे होते हैं ये भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ठीक है ना। यानी कि 8 होता है, तो 8 होता है तो पहले देखिए 8 होता है तो आप जानते हैं कि जब 8 होता है तो पहले क्या होगा, 2 भर जाएगा पहले कोष में, दूसरे कोष में क्या होगा, 6 बचेगा। यानी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन उसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत और पड़ती है, ठीक है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो और चाहिए ना इसको अष्टक पूरा होने के लिए। तो कहता है भैया एक ऑक्सीजन तुम एक और आ जाओ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, क्योंकि हर ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहेगा तुम आ जाओ, तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन मैं लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लूंगा। ये कहेगा चलो मेरी जब जरूरत पड़ेगी तुम भी दे देना मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कर लेगा। तो यानी यहाँ हुआ क्या, यहाँ आपस में एक साझेदारी हो रही है इनमें, ठीक है ना, साझेदारी हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इन्होंने अपना अष्टक, दोनों ने क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लिया। तब क्या होगा, इनको हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता चल गई। चलिए जब ये बात आपने जान लिया तो अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्यों हम लोग 2 लिखते हैं, क्यों नहीं हम क्या करते हैं एक ही ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, अब बात ये है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है ना, जब क्रिया करता है यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, देखिए
ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आप लोग कुछ भी जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती ही है। अगर हम उसको जाकर के मंगल ग्रह पे जलाएं, क्या वो जलेगा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो पदार्थ नहीं जलेगा। बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या होती है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम कोई भी चीज चलाते हैं तो यहाँ पे जल जाता है आसानी से, ठीक है। तो यानी कहते हैं जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। अब देखिए जरा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला तो यहाँ पे 2 था, ओ की मात्रा यहाँ पे दो था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ओ 1 है, ऑक्सीजन 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे चलो तुम भी 2 हो जाओ। लेकिन जैसे ही आपने ऑक्सीजन 2 किया, देखा कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, अब क्या होगा, यहां भी तो आपको मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा, तो यहां भी आपको मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी मात्रा इधर होगी उतनी ही मात्रा उधर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि इधर कुछ मात्रा हो उधर कुछ मात्रा हो जाए, ठीक है ना, नहीं, दोनों तरफ मात्राएं समान होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करना चाहें, बहुत ही आसान होता है, बस आपको करना क्या होगा, देखना होगा कि क्या दोनों तरफ मात्राएं समान है, क्या ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है ऑक्सीजन, नहीं ना, तो यहां भी 2 करना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहां 2 किया, आपको दिखने में लगा कि भैया देखिए यहां पे मैग्नीशियम 2 हो गया, तो हमें यहां भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका संतुलित, क्योंकि क्यों संतुलन हो गया, ये पहले जो मैंने बनाया था वो असंतुलित अभिक्रिया थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया जी, देखिए ये समीकरण जो है संतुलित हो गया है, 2 मैग्नीशियम इधर भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, बात क्लियर होगी। आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, संतुलन और संतुलन का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जरा देखिए यहाँ पे, अब है आपका ना, इस फेरस का क्या करते हैं हम लोग, H2O के साथ यहाँ पे क्रिया कर लेंगे, ठीक है ना, तो बन के आएगा आपका क्या, Fe2O3, Fe2O3 आएगा, ठीक है ना, सॉरी Fe2 नहीं आएगा, Fe3 आएगा, ठीक है ना, Fe3O4 आएगा, ठीक है ना, और प्लस आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब यहां पे क्या है, जब लोहे का जल के साथ क्रिया हो रहा है, ये बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे बस आपको ये देखना है कि उत्पाद में सबसे पहले किसी को भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैंने क्या कर लिया ना, इसको फिर इसको पकड़ लिया, यहां पे मैंने क्या देखा, यहां पे ये तो 3 है, यहां पे फेस कितना है, 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां भी 3 लगा देंगे, Fe इधर 3 है तो इधर भी Fe क्या होगा, 3 होगा ना। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 4 था, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, हम कर देंगे यहां भी 4, तो क्या हो जाएगा, उधर ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन 4। लेकिन जैसे ही आपने इधर ऑक्सीजन 4 किया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गुना के 8 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गुना के 8 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है ना, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से गुना कर देना पड़ेगा। अब आप देखिए सारा का सारा यहां पे अभिक्रिया क्या है, संतुलित हो चुकी है, ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पे समीकरण जो है ना ये संतुलित हो चुकी है, और इसे कहते हैं समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना समझ लिया कि जितना अभिकारक की साइड में है उतना ही क्या होगा, आपको उत्पाद की साइड में भी रखना पड़ेगा, तब आपका जाकर क्या होता है, अभिक्रिया संतुलित होती है। और जब भी आपको असंतुलित अभिक्रिया अगर मिलती है तो वो समीकरण गलत होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि संतुलन और असंतुलन आपने यहां पे पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। प्रकार क्या क्या है, तो सबसे पहले हम एक एक करके चर्चा करते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं हम, क्या है, पहला आपका है कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या होती है आपका, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जरा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या करती है, देखिए क्या होता है, जब 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। 2 पदार्थ मिल करके जब एक पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि वो संयोजन अभिक्रिया है। क्या कहते हैं दोस्त, कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। जब हम कार्बन को, उदाहरण में क्या होगा, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, कार्बन यानी कि कोयला, कोयले को क्या करेंगे, ऑक्सीजन में क्या करेंगे, जलाएंगे ना, कोयला आप जलाते हैं ना, तो क्या निकलता है, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
जब कोयले को आप जलाइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तत्व मिल करके किसी एक तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दो पदार्थ मिल रहे हैं, एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो कहेंगे ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। बात समझाई। एक बात और जानिएगा, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम कोयले को क्या होता है ऑक्सीजन के रूप में जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है गैस, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ आपको क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है, ठीक है ना, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। और जिस अभिक्रिया में आपको ऊष्मा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, यानी कि जिस अभिक्रिया से आपको क्या होती है, ऊष्मा निकलता है, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिसमें क्या होती है, ऊष्मा शोषित होती है तो उसको कहते हैं ऊष्मा क्या होता है, शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पे क्या हो गया, एक एग्जांपल जरा सा हम और देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा क्या इसमें, कार्बन और कोयले और ऑक्सीजन का हमने देख लिया कि कोयला और ऑक्सीजन दो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है, ये मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, ये तो ऊष्मा है, उसको उत्पाद में लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या होता है, जल बनाते हैं ना, दो तत्व तो मिल करके। मैंने बताया आपको संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया का मतलब मेरे भाई कि हमेशा दो तत्व मिलकर के एक उत्पाद बनाएंगे, दो तत्व मिलेंगे और एक उत्पाद बनेगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और यहाँ पे ये मिलकर के जल बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाएंगे, ठीक है, H2O। जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दो था, ऑक्सीजन दो था। अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन को आपने क्यों दो लिखा, आप तो एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो वाला तो मैं बता चुका था, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी वही है कि आप अगर एक लिखेंगे ना, तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना, पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि मैं उसकी चर्चा नहीं करने जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक वहां का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं बताते चलूंगा कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता नहीं है इसके पास। लेकिन अपना अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसको क्या होता है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, नहीं तो बाकी सबको 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब हाइड्रोजन के पास तो एक है, लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करने के अपना जो कोष पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन से कहेगा भैया तुम भी हमारा साथी बन जाओ, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको जब दे देगा तो इसका क्या होगा, अपना कोष पूरा हो जाएगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो इसका भी क्या होगा, अपना कोष पूरा हो जाएगा। तब क्या होगा, इन दो हाइड्रोजन की जरूरत हमेशा पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है, इसका तो मैंने अभी पहले आपको डिफाइन किया है, दोनों मिलते हैं तो H2O बना, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया संतुलित नहीं है, जरा संतुलित कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि दो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन तो है लेकिन दो ऑक्सीजन है नहीं ना, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपने दो ऑक्सीजन किया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई ना, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन कर लीजिएगा, तो क्या होगी, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया, बात खत्म हो गई। यानी कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मिला क्या, उदाहरण, दो उदाहरण आप अपने एग्जाम में लिखिएगा। आपको जब भी अभिक्रियाओं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आए तो आप लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया पहली अभिक्रिया है जिसमें दो तत्व मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए दो तत्व मिलकर के एक उत्पाद बनाए, क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया क्या नाम है, तो अगली अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एक पदार्थ, अभी क्या हो रहा था, दो पदार्थ मिल रहे थे, दो पदार्थ मिलकर एक रिएक्टेंट बना रहे थे, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक रिएक्टेंट, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा कि कोई एक पदार्थ, ठीक है ना, छोटे छोटे दो या दो से अधिक पदार्थों में अगर टूट जाता तो कहते हैं क्या, कहते हैं वियोजन अभिक्रिया है। अभी तो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया में ये होता है कि कोई एक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कई सारे पदार्थों में टूट जाता है, तो हम कहते हैं क्या, कि वो है आपका वियोजन अभिक्रिया। चलिए आइए उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, जरा देखिए यहाँ पे उदाहरण है आपका 2Fe,
ठीक है ना, 2FeSO4 एक है आपका फेरिक सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट है आपका उष्मा में, ठीक है ना। जब उष्मा पाता है तो क्या होता है, ये फेरिक हाँ ये हो गया आपका Fe2O3, ठीक है ना, और प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या होता है, ये आपका टूट जाता है। देखिएगा जरा यहाँ पे बहुत ही आसान सा है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास एक उत्पाद था और ये 3 उत्पाद में टूट गया, ठीक है ना। सॉरी, एक अभिकारक थी, एक पदार्थ था, एक पदार्थ 3 पदार्थों में टूट रहा है उष्मा पाने के बाद, ठीक है। उष्मा पाने के बाद 3 पदार्थों में टूट रहा है। जब ये उष्मा पाने के बाद फेरस सल्फेट, जब उष्मा पाने के बाद क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर टूट रहा है तो यहाँ पे 3 उत्पाद बना रहा है, ठीक है ना। एक पदार्थ से 3 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पदार्थ बन रहे हैं, तो हम कह देंगे ये क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है। ये वियोजन अभिक्रिया के लिए अपने एग्जाम के अंदर इसको आप जरूर डालिएगा, ठीक है ना। उदाहरण, आपका आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कुछ, ठीक है। और आगे जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलते हैं, तीसरा क्या है आपका, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पूरा चैप्टर आज हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई पदार्थ, ठीक है ना, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से, ठीक है ना, किसी दूसरे पदार्थ से किसी तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। जब कोई पदार्थ या फिर जब कोई तत्व, ठीक ना, दूसरे पदार्थ के तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो हम उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जरा इसका उदाहरण देखिएगा आप, उदाहरण क्या है इसका, जैसे कि हम क्या है, ये फेरस है, ठीक है ना, प्लस कॉपर सल्फेट है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये फेरस इस कॉपर को हटा देगा, इस कॉपर को देखना जरा यहाँ पे, इस कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब कॉपर को हटाएगा ना तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट। बात समझ आई। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, CO। बात समझ आई कि नहीं आई। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व में क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है, भगा देता है, भागो यहां से, मैं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और वो उसको क्या करता है, उसके साथ अपना प्रोडक्ट बना करके उसको अलग कर देता है दूसरे तत्व को, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक उदाहरण और आप देख लीजिए, जैसे कि आप क्या होगा, जिंक है आपका, ठीक है ना, जिंक के साथ क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जिंक को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा ना, यहां हो जाएगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। ये दोनों आप उदाहरण जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अगला। अगला आपका एक बचा है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, 3 तो हमने देख लिया, एक लास्ट देखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या है आपका, चौथा नंबर है आपका द्विविस्थापन, ठीक है ना। द्विविस्थापन, ठीक है ना, अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है हम देखते हैं जरा। अभी तक हमने क्या देखा, विस्थापन अभिक्रिया में ये देखा कि कोई एक तत्व था दूसरे तत्व को क्या कर देता था, विस्थापित कर देता था, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे अब क्या होंगे ना, अब जो है 2 पदार्थ रहेंगे, दोनों पदार्थों में से क्या करेंगे ना, इसका एक का तत्व दूसरे को विस्थापित कर देगा और दूसरे का इसको विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन 2 बार हो रहा है। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, आपको तुरंत कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जरा उदाहरण के रूप में क्या है, जैसे कि मान लीजिए Na2SO4 प्लस, ठीक है ना, और क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये मिलकर क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बनाता है, और एक होता है 2NaCl बनाता है। जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे द्विविस्थापन हो गया है। अब हुआ क्या है, ये जो Na था ना, ये इसको विस्थापित कर दिया, भगो यहां से, भगा दिया, भगा करके इसके जगह पे आ गया Na, ठीक है ना। और तब कहा अच्छा तुम मुझे भगा है, चलो तुम भी भाग जाओ इसके यहां से, ठीक है। अब ये इसको भगा दिया और ये इसके जगह पे आ गया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। क्या हुआ, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो हमने यहाँ क्या देख लिया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने अच्छे तरह से देख लिया है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा संक्षारण, इसमें एक टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना। संक्षारण क्या होता है, जरा संक्षारण के बारे में भी हम लोग देख लेंगे ना, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण होता क्या है,
जरा देखिएगा आप आपने लोहे पे जंग लगना देखा होगा, लोहे पे जंग लगना देखा होगा। मैंने अभी आपको जब वीडियो शुरू किया तभी मैंने आपको बताया कि लोहे पे क्या होती है, जब भी हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में लोहे को रख देते हैं ना, तो आर्द्रता पा करके उस पर जंग लग जाती है, ठीक है ना। जब जंग लग जाती है तो इस क्रिया को कहते हैं संक्षारण, इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपका चांदी का यानी कि Ag सिल्वर का, अगर आपका सिल्वर है, ठीक है ना, इसमें संक्षारण की क्रिया कैसे होती है, इसके ऊपर क्या होता है ना, इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। किस रंग की, काले रंग की परत चढ़ जाती है, जो क्या करती है, संक्षारित कर देती है, ठीक है ना। अब क्या है, Cu, ठीक है, कॉपर यानी कि तांबे पे क्या होता है, तांबे पे हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ये आपके एग्जाम में भी आता है, आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि हरी रंग की परत जो है, हरी रंग की परत किस पे चढ़ती है, तो क्या बताएंगे हम, कॉपर पे यानी कि तांबे पे, ठीक है ना, तांबे पे। और काले रंग किस पे, तो चांदी पे यानी कि सिल्वर पे। बात समझ में आई। तो आज का जो टॉपिक था ये पूरा खत्म हुआ और आपका एक चैप्टर भी मैंने आज यहाँ पे क्लियर कर दिया है पूरा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा डीप तक नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। और जो भी चीजें थी आपके पहले चैप्टर में वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और मैं आपको पूरा वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा साइंस का, ठीक है ना, क्लास 10 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।